जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे एडिटोरियल करंट अफेयर सीरीज में। यह हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर होगा। तो उम्मीद है कि पहले कि आप लोगों ने एक वीडियो लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए चेक कीजिए। यह अर्धवार्षिकी 2023 है, जो जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक का पूरा संस्करण है। और इसमें हम जितने सारे कंटेंट यहाँ पे दिए हुए हैं सारे के सारे हम लोग करने वाले हैं। इसके साथ हम लोग 12 प्रैक्टिस सेट इसमें जो दिया हुआ वो भी करने वाले हैं। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो से बने रहिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पुराने हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जिनके एग्जाम में करंट अफेयर की अहम भूमिका होने वाली है। जैसे बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है अगले 3 महीने में, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं। जेएसएससी का एग्जाम होने वाला है, फिर बिहार टीचर, बिहार कांस्टेबल और भी कई अन्य सारे एग्जाम होने वाले जिसमें करंट अफेयर की अहम भूमिका होने वाली है, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज के अपने वीडियो लेक्चर को। तो पहला वीडियो लेक्चर हो गया था, आज हम लोग शुरू करेंगे दूसरा। और हम लोगों ने आपके लिए बहुत सारे वीडियो लेक्चर बनाए हुए, तो आप लोग लिंक में जाकर जरूर चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट में बहुत सारे प्लेलिस्ट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे प्राथमिकता 6, युवा शक्ति। तो इसे शुरू करने से पहले मैं फिर से आपसे यह अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो प्राथमिकता 6, युवा शक्ति। अगले 3 वर्षों में लाखों युवकों को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। आप लोग थोड़ा सा ट्रैफिक से डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो थोड़ा सा ट्रैफिक अभी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्राथमिकता 6, युवा शक्ति। अगले 3 वर्षों में लाखों युवकों को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। इस योजनाओं में इंडस्ट्री 4.0 जैसी कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग इत्यादि जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। फिर से, अगले 3 वर्षों में लाखों युवकों को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। इस योजना में इंडस्ट्रीज 4.0 जैसी कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग इत्यादि जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित लक्ष्य हैं। तो कौन से लक्ष्य देख लेते हैं। मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, MSME सहित नियोक्ताओं के साथ जुड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना। फिर से, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशल वर्धन हेतु डिजिटली तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित लक्ष्य हैं। पहला है मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, MSME सहित नियोक्ताओं के साथ जुड़ना और उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना। अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्ष में 47 लाख युवकों को वृत्ति का सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र शुरू किया जाएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवकों को वृत्ति का सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र शुरू किया जाएगा। फिर पर्यटन। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटक गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटक गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए ये क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास में समन्वय स्थापित किया जाएगा। देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास में समन्वय स्थापित किया जाएगा। थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा बजट भाषण में की गई। थीम आधारित पर्यटन सर्किटों को एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की चर्चा बजट भाषण में की गई। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएगी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांवों में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएगी। राज्यों के उनके स्वयं के एक जिला का उत्पाद, GI उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए अपने राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र पर एक यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा।
राज्यों के उनके स्वयं के एक जिला एक उत्पाद जीआई टैग उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उनकी बिक्री करने के लिए अपने अपने राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटक केंद्रों पर एक यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। अगला प्राथमिकता 7 वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय सहायक सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी भंडार के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। इससे ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। वित्तीय सहायता सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी भंडार के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। इससे ऋण की कुशल प्रवाह संभव होगी, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। डिजिटल नियंत्रण समाधान ढूंढने वाले देश के लिए GIFTIFSC ने उनके डाटा दूतावासों की स्थापना की जाएगी। डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए GIFTIFSC में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना की जाएगी। कंपनियों के त्वरित रिस्पांस के लिए एक केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। कंपनियों के त्वरित रिस्पांस के लिए एक केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान के लेनदेन में 76% की और मूल्य में 91% की वृद्धि हुई। वर्ष 2002 में डिजिटल भुगतान में लेनदेन में 76% और मूल्य में 91% की वृद्धि हुई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्षों की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाणन पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के सम्मान स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्षों की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाणन पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 टू द पॉइंट देख लेते हैं कौन कौन सा है। मोबाइल फ़ोन का उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपए मूल्य के 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई। मोबाइल फ़ोन का उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपए मूल्य के 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई। विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया। विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया। भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम और मध्य अन्य देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में दूसरा स्थान। भारत विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और मध्य आय देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में दूसरा स्थान। केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने 2014 में अब तक की उपलब्धियां बताई है जो निम्न हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने 2014 से अब तक की उपलब्धियां बताई हैं जो निम्न हैं। इसने 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन। 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीकाकरण। 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीकाकरण। पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए। पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए। पीएम सुरक्षा बीमा एवं पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर। पीएम सुरक्षा बीमा एवं पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख रुपए हो गई। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख रुपए हो गई। व्यक्तिगत आयकर। नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। 6 आयकर स्लैबों वाली व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दिया गया और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया। 6 आयकर स्लैब वाले व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दिया गया और छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया। ये देखिए वार्षिक आय कर की दर कौन कौन से 5 स्लैब देख लेते हैं। तो 0 से 3 लाख रुपए, 0
कर है। फिर 3 से 6 लाख रुपये 5%, 6 से 9 लाख रुपये 10%, 9 से 12 लाख रुपये 15%, 12 से 15 लाख रुपये 20% और 15 लाख से ऊपर 30%। फिर से 0 से 3 लाख रुपये शून्य, 3 से 6 लाख रुपये 5%, 6 से 9 लाख रुपये 10%, 9 से 12 लाख रुपये 15%, 12 से 15 लाख रुपये 20% और 15 लाख से ऊपर 30%। प्रत्येक वेतनभोगी को 50,000 तक का मानक कटौती अनुमान में पेंशन भोगियों के लिए 15,000 तक की उपलब्ध कराई गई है। प्रत्येक वेतनभोगी को 50,000 तक का मानक कटौती अनुमान ने और पेंशन भोगियों के लिए 15,000 तक का उपलब्ध कराई गई है। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया। इसमें पीएम स्वरूप अधिकतम कर दर घटाकर 39% हो जाएगी। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर 25% किया गया। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर घटकर 39% हो जाएगी। बजट 2023-24 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च। टॉप 4 में कौन कौन से देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 79,590 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना 79,590 करोड़। जल जीवन मिशन 70,000 करोड़। जल जीवन मिशन 70,000 करोड़। मनरेगा 60,000 करोड़। मनरेगा 60,000 करोड़। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान 60,000 करोड़। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान 60,000 करोड़। बजट 2023-24 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय। तो कौन कौन से मद पे प्रमुख व्यय हुए देख लेते हैं। परिवहन पे हुआ 5,17,034 करोड़। परिवहन 5,17,034 करोड़। रक्षा पे हुआ 4,32,720 करोड़। रक्षा पर 4,32,720 करोड़। ग्रामीण विकास पे हुआ 2,38,204 करोड़। ग्रामीण विकास पे हुआ 2,38,204 करोड़। शिक्षा पर हुआ 1,12,899 करोड़। शिक्षा पर हुआ 1,12,899 करोड़। बजट 2023-24 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च। टॉप 5 में कौन कौन से। तो रक्षा मंत्रालय 5,994 लाख करोड़। रक्षा मंत्रालय 5,994 लाख करोड़। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2.70 लाख करोड़। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2.70 लाख करोड़। रेल मंत्रालय पर हुआ 2.41 लाख करोड़। रेल मंत्रालय 2.41 लाख करोड़। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में हुआ 2.06 लाख करोड़। उपभोक्ता मामले, खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में हुआ 2.06 लाख करोड़। गृह मंत्रालय में हुआ 1.96 लाख करोड़। गृह मंत्रालय 1.96 लाख करोड़। अगला यहाँ पे देख लेते हैं भारत सरकार की आगामी लक्ष्य। कौन कौन से लक्ष्य हैं देख लेते हैं एक बार में। कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य। WHO ने यह लक्ष्य 2030 रखा है और भारत ने इसे 2023 में रखा है। कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य WHO ने यह लक्ष्य 2030 रखा और भारत ने 2023 रखा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य 2023। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य 2023। ब्रॉडगेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2023। ब्रॉडगेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2023। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना 2023। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को राजधानियों के रेल नेटवर्क से जोड़ना 2023। कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीनीकरण ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य 2024। कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरण ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य 2024। सबके लिए आवास मुहैया कराना। पहले यह लक्ष्य 2022 निर्धारित था, अब 2024 हो गया। सबके लिए आवास मुहैया कराना पहले यह लक्ष्य 2022 निर्धारित था, अब यह 2024 हो गया। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024। हर घर में नल से जल या स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024। हर घर में नल से जल या स्वच्छ जल आपूर्ति 2024। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाले मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य 2024। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य 2024। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024 से 25। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024 से 25। भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025। भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025। सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025। सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना 2025। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना 2025। पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रण करने का लक्ष्य 2025। पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 50 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030।
कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030। भारतीय रेल को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC का उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन या HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य 2050। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070। अगला टॉपिक है आर्थिक समीक्षा 2022-23। तो इसे भी देख लेते हैं। आइए, 1 जनवरी 2023 को आर्थिक समीक्षा 2022 संसद में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक समीक्षा हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाव द्वारा तैयार किया गया। 31 जनवरी 2023 को आर्थिक समीक्षा 2022-23 संसद में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक समीक्षा हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाव द्वारा तैयार किया गया। नोट में है 1950-51 में भारत का पहला आर्थिक समीक्षा को पेश किया गया था। 1964 तक आर्थिक समीक्षा आम बजट के साथ साथ प्रस्तुत होता था। 1964 के बाद इसे आम बजट के एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा। फिर से देखते हैं, 1950-51 में भारत का पहला आर्थिक समीक्षा को पेश किया गया था। 1964 में आर्थिक समीक्षा आम बजट के साथ साथ प्रस्तुत होता था। 1964 के बाद इसे आम बजट के एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा। अगला आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार तो देख लेते हैं। भारत का GDP की वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान। 2021-22 का अंतिम अनुमान GDP में वृद्धि 8.7% और राजकोषीय घाटा GDP का 6.7%। 2021-22 का अंतिम अनुमान GDP में वृद्धि 8.7% और राजकोषीय घाटा GDP का 6.7%। 2022-23 की पहली अग्रामी अनुमान GDP का 7% और राजकोषीय घाटा GDP का 6.4%। 2022-23 की पहली अग्रणी अनुमान GDP में 7% वृद्धि और राजकोषीय घाटा 6.4% की। 2023-24 में अनुमानित GDP में वृद्धि 6 से 6.8% की वृद्धि होगी। 2023-24 में अनुमानित GDP में वृद्धि 6 से 6.8% की वृद्धि। अगला भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नज़र में। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ से बहुत कुछ समझाया गया है। आप लोग इसे चाहे तो आराम से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके, कोई जल्दी नहीं, कोई टोकाट नहीं है। हर एक चीज़ को अच्छे से आप लोग समझिए, अच्छे से देखिए। मैं यहाँ पे थोड़ा देर के लिए वीडियो रोकता हूँ। आप लोग आराम से इसे पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके, जैसे भी आप सुविधा हो आपको, आप लोग इसे आराम से देख के समझ सकते हैं। चलिए आइए फिर से यहाँ पे देखते हैं। विभिन्न देशों को निवल शून्य प्राप्तियाँ। तो आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार दिख रहा है। विभिन्न राष्ट्र भारत 2070 लक्षित वर्ष है। चीन, रूस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, इनका 2060 का लक्ष्य है। चीन, रूस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब का इनका 2060 का लक्ष्य है। तुर्की का 2053 का लक्ष्य है। तुर्की का 2053 का लक्ष्य है। अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, दक्षिण कोरिया, जापान, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का 2050 का लक्ष्य है। अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, दक्षिण कोरिया, जापान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का 2050 का लक्ष्य है। जर्मनी का 2045 का लक्ष्य है। अगला मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि। अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर में देख लेते हैं। 2021-22 में वृद्धि और 2022-23 में वृद्धि। तो कृषि और संबंधित क्षेत्र में 2021-22 में 3% और 2022-23 में 3.5%, मतलब इसमें अच्छी खासी वृद्धि देखी गई है। कृषि और संबंधित क्षेत्र में 2021-22 में 3% और 2022-23 में 3.4%। वहीं औद्योगिक क्षेत्र में 10.3% 2021-22 में और 2022-23 में 4.1%, मतलब इसमें गिरावट हुई थी। औद्योगिक क्षेत्र 2021-22 में 10.3% और 2022-23 में 4.1%। वहीं सेवाएं क्षेत्र में 21-22 में 8.4% और 2022-23 में 9.1%, मतलब इसमें वृद्धि हुई है।
सेवा क्षेत्र में 2021-22 में 8.4% और 2022-23 में 9.1%। फिर देखते हैं आगे, वर्ष 2022-23 में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में भारत का स्थान। तो भारत का स्थान किसमें कौन सा है देख लेते हैं। तो वैक्सीन निर्माण में पहला स्थान, वैक्सीन निर्माण में पहला स्थान। दोपहिया और तिपहिया वाहनों के निर्माण में पहला स्थान, दोपहिया और तिपहिया वाहनों के निर्माण में पहला स्थान। दूध उत्पादन में पहला स्थान, दूध उत्पादन में पहला स्थान। कच्चे इस्पात के उत्पादन में दूसरा स्थान, कच्चे इस्पात के उत्पादन में दूसरा स्थान। मोबाइल फ़ोन निर्माण में दूसरा स्थान, मोबाइल फ़ोन निर्माण में दूसरा स्थान। अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान, अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में तीसरा स्थान, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में तीसरा स्थान। फार्मास्यूटिकल्स या फार्म उद्योग में तीसरा स्थान, फार्मास्यूटिकल्स या फार्म उद्योग में तीसरा स्थान। यात्री गाड़ियों के निर्माण में चौथा स्थान, यात्री गाड़ियों के निर्माण में चौथा स्थान। रेलवे नेटवर्क में चौथा स्थान, रेलवे नेटवर्क में चौथा स्थान। विदेशी मुद्रा भंडार में छठा स्थान, विदेशी मुद्रा भंडार में छठा स्थान। विश्व व्यापार की सेवा निर्यात में सातवां स्थान, विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में सातवां स्थान। मांस में आठवां स्थान, मांस उत्पादन में आठवां स्थान। वहीं विश्व व्यापार सेवा आयात क्षेत्र में 10वां स्थान, विश्व व्यापार के सेवा क्षेत्र में 10वां स्थान। आगे देखते हैं आर्थिक समीक्षा टू द पॉइंट। तो देख लेते हैं इसे भी एक नज़र में हम लोग। आर्थिक समीक्षा 2022-23 कुल 12 अध्यायों में बांट कर दिया गया। अध्याय 1 अर्थव्यवस्था की स्थिति 2022-23 पूर्ण सुधार। इसमें देखते हैं क्या क्या। तो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.0% से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.0% से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 11 वर्ष और उसकी अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर सितंबर 2021 तक 7.2% हो गई थी। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर सितंबर 2021 तक 7.2% हो गई थी। वित्तीय वर्ष 2023 के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत का विकास अनुमान देख लेते हैं। तो कौन सा एजेंसी ने कितना अनुमान लगाया है। एबीडी का 7%, एबीडी ने 7% लगाया है। मूडी ने 7% लगाया है, मूडी ने 7% लगाया है। फिच FITCH फिच ने 7% लगाया है, फिच ने 7% लगाया। वर्ल्ड बैंक ने 6.9% लगाया है विकास दर, वर्ल्ड बैंक ने 6.9% लगाया है। वहीं IMF ने 6.8% लगाया है, IMF ने 6.8% लगाया है। RBI ने 6.8% लगाया है, RBI ने भी 6.8% लगाया है। SBI ने 6.8% लगाया है, SBI ने 6.8% लगाया है। OECD ने 6.6% लगाया है, OECD ने 6.6% लगाया है। नोट, इन सभी एजेंसियों द्वारा भारत की औसत विकास दर 6.9% अनुमानित किया गया है। इन सभी एजेंसियों द्वारा भारत की औसत विकास दर 6.9% अनुमानित किया गया है। क्रय शक्ति समता PPP के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और बाजार विनिमय दर से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्रय शक्ति समता PPP के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बाजार नियम विनिमय दर में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अध्याय 2 भारत का मध्यावधि विकास परिदृश्य आशावादी तथा विश्वसनीय। यह अध्याय यह दर्शाता है कि हमारी महामारी पूर्व वर्षों की तुलना में अब भारत की विकास परिदृश्य बेहतर नज़र आ रही है और भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में अपनी पूरी क्षमता के साथ विकसित होने के लिए तैयार है। यह अध्याय यह दर्शाता है कि महामारी पूर्व वर्षों की तुलना में अब भारत का विकास परिदृश्य बेहतर नज़र आ रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में अपनी पूरी क्षमता के साथ विकसित होने के लिए तैयार है। सरकार के अनुसार 2019 के राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP और 2021 के राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP ने बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास के लिए एक मजबूत आधार लेखा तैयार की गई है। सरकार के अनुसार 2019 के राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP और 2021 के राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP ने बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास के लिए एक मजबूत आधार लेखा तैयार किया है। अध्याय 3 राजकोषीय विकास राजस्व सुधार। इसमें देखते हैं क्या क्या। तो अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान सकल कर राजस्व में 15.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष कर GST में दमदार वृद्धि से संभव हुआ। अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान सकल कर राजस्व में 15.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष कर GST में दमदार वृद्धि से संभव हुआ है। यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं औसत मासिक GST संग्रह फाइनेंशियल ईयर 2021 में 0.95 लाख करोड़ था, वहीं 2022 में 1.24 लाख करोड़ हुआ और 2023 में 1.49 लाख करोड़ हो गया। आइए देखते हैं पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में औसत मासिक सकल GST संग्रह में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई, वो हम लोगों ने अभी देखा ग्राफ में।
आगे चलते हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्व व्यय की आवश्यकता काफ़ी अधिक रहने के बावजूद केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर दिया है। सरकार की पूंजीगत व्यय आधारित विकास रणनीति में भारत में विकास दर एवं ब्याज दर के बीच के अंतर को घनात्मक रखने में मदद मिलेगी, जिससे आने वाले वर्षों में ऋण जीडीपी अनुपात को एक दायरे में रखना संभव हो पाएगा। फिर से देखते हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्व व्यय की आवश्यकता काफ़ी अधिक रहने के बावजूद केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर दिया है। सरकार की पूंजीगत व्यय आधारित विकास रणनीति से भारत में विकास दर एवं ब्याज दर के बीच के अंतर को घनात्मक रखने में मदद मिलेगी, जिससे आने वाले वर्षों में ऋण जीडीपी अनुपात को एक नए दायरे में रखना संभव हो पाएगा। आगे देखते हैं। अध्याय 4 मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय माध्यमिकता। एक अच्छा वर्ष। आरबीआई ने पॉलिसी रेपो दर में संचयी तौर पर 225 आधार अंकों की वृद्धि की। आरबीआई ने पॉलिसी रेपो दर में संचयी तौर पर 225 आधार अंकों की वृद्धि की। सकल गैर निष्पादित संपत्ति अनुपात जीएनपीए घटकर पिछले 7 वर्षों में निचले स्तर 5% तक पहुंच गया। सकल गैर निष्पादित संपदा अनुपात जीएनपीए घटकर पिछले 7 वर्षों के निचले स्तर 5% तक पहुंच गया। भारत में वित्तीय वर्ष 2023 अप्रैल से सितंबर में घरेलू शेयर बाजार प्रदर्शन में अपने समकक्षों को पीछे छोड़ा। भारत ने वित्तीय वर्ष 2023 अप्रैल से दिसंबर में घरेलू शेयर बाजार प्रदर्शन में अपने समकक्षों को पीछे छोड़ा। आगे है अध्याय 5 कीमतों और मुद्रास्फीति नाजुक परिस्थितियों पर कामयाबी। भारत में खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2022 में बढ़ाकर 7.8% का शेयर पर पहुंच गई, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में न्यूनतम में से एक रही। भारत में खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2022 में बढ़कर 7.8% के शेयर शिखर पर पहुंच गई, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में न्यूनतम में से एक रही। सरकार ने घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई, जो निम्नलिखित है। प्रमुख कच्चे माल फेरोनिकल, कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया। पेट्रोल और डीजल के उत्पादन शुल्क में चरणबद्ध कटौती की गई। कपास पर सीमा शुल्क माफ़ कर दिया गया और गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई। फिर से सरकार ने घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए महंगाई रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई, जो निम्नलिखित है। प्रमुख कच्चे माल फेरोनिकल, कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल के उत्पादन शुल्क को चरणबद्ध कटौती की गई। कपास पर सीमा शुल्क माफ़ कर दिया गया। वहीं गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई। अगला अध्याय 6 सामाजिक अवसंरचना और रोजगार व्यापार। तो इसे देखते हैं। जीवन के बेहतर गुणवत्ता के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि की गई। स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र एवं राज्य सरकार के अनुमानित व्यय बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीडीपी का 2.1% हो गया। जीवन के बेहतर गुणवत्ता के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि की गई। स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र एवं राज्य सरकारों की अनुमानित व्यय बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीडीपी का 2.1% हो गया। बाल मृत्यु दर IMR 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर U5MR और नवजात शिशु मृत्यु दर NMR में निरंतर गिरावट दर्ज की गई। बाल मृत्यु दर IMR 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर U5MR और नवजात शिशु मृत्यु दर NMR में निरंतर गिरावट दर्ज की गई। 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 22 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया गया। आयुष्मान भारत के तहत देश भर में 1.54 लाख से भी अधिक स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों को चालू किया गया। 4 जनवरी 2023 को आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 22 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया गया और आयुष्मान भारत के तहत देश भर में 1.54 लाख से भी अधिक स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र को चालू किया गया। आर्थिक समीक्षा में प्रकाश डाला गया कि UNDP के बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 41.5 करोड़ लोग वर्ष 2005-6 से वर्ष 2019-20 के बीच गरीबी से उबर गए हैं। आर्थिक समीक्षा में प्रकाश डाला गया कि UNDP की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 4.15 करोड़ लोग वर्ष 2005-6 से वर्ष 2019-20 के बीच गरीबी से उबर गए हैं। वर्ष 2023 से 2027 तक
14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल का निर्माण किया जाएगा। वर्ष 2023 से लेकर 2027 तक 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल का निर्माण किया जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 6 जनवरी 2023 को कोविड टीके की 220 करोड़ से भी अधिक खुराक लोगों को दी गई। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 6 जनवरी 2023 तक कोविड टीका के 220 करोड़ से भी अधिक खुराक लोगों को दी गई। असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल विकसित किया गया, जिसका सत्यापन आधार से होगा। 31 दिसंबर 2022 तक कुल मिलाकर 28.5 करोड़ से भी अधिक असंगठित कर्मचारियों ने ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाया है। असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनने के लिए ई श्रम पोर्टल विकसित किया गया, जिसका सत्यापन आधार से होगा। 31 दिसंबर 2022 तक कुल मिलाकर 28.5 करोड़ से भी अधिक असंगठित कामगारों ने ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। अध्याय 7 जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण भविष्य की तैयारी। भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है। भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का अपना लक्ष्य वर्ष 2030 से पहले ही हासिल कर लिया। भारत ने अब 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा संस्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का अपना लक्ष्य वर्ष 2030 से पहले ही हासिल कर लिया है। भारत ने अब 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा संस्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। गैर जीवाश्म ईंधनों से संभावित अधिष्ठापित क्षमता वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट से भी अधिक हो जाएगी। इससे वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2029-30 तक औसत उत्सर्जन दर में लगभग 29% की कमी आ जाएगी। गैर जीवाश्म ईंधनों से संभावित अधिष्ठापित क्षमता वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट से भी अधिक हो जाएगी। इससे वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2029-30 की औसत उत्सर्जन दर में लगभग 29% की कमी आ जाएगी। भारत अपनी जीडीपी के उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 45% कम कर देगा। भारत अपनी जीडीपी के उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 45% कर देगा। पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। अगला, अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क नवंबर 2022 में जारी किया गया। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को जारी करने की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी। इसे जारी करने एवं इसका सत्यापन करने के लिए एक ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी का भी गठन किया गया। अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क नवंबर 2022 में जारी किया गया। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को जारी करने की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी। इसे जारी करने एवं इसका सत्यापन करने के लिए एक ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी का भी गठन किया गया। वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन द्वारा वर्ष 2030 तक कम से कम 5 MMT मिलियन मैट्रिक टन की वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित कर ली जाएगी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की संचयी कटौती की जाएगी। वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि की जाएगी और ग्रीन हाउस गैस GHG में वार्षिक उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी की जाएगी। वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू की गई। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन द्वारा वर्ष 2030 तक कम से कम 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन की वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित कर ली जाएगी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की संचयी कटौती की जाएगी। वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि की जाएगी और ग्रीन हाइड्रोजन गैस GHG के वार्षिक उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी की जाएगी। अक्टूबर 2022 तक राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत 61.6 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता
अधिष्ठापित किया जा चुका है। अक्टूबर 2022 तक राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत 61.6 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता अधिष्ठापित किया जा चुका है। जलवायु परिवर्तन के लिए 12 उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए हैं और इन्हें मजबूत किया गया। जलवायु परिवर्तन के लिए 12 उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए हैं और इन्हें मजबूत किया गया है। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन जैविक खेती के तहत 0.15 लाख हेक्टेयरों और सूक्ष्म सिंचाई के लिए लगभग के तहत 10 लाख हेक्टेयर को कवर करने का प्रमुख लक्ष्य है। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन जैविक खेती के तहत 0.15 लाख हेक्टेयर और सूक्ष्म सिंचाई के तहत 10 लाख हेक्टेयर को कवर करने का प्रमुख लक्ष्य है। 26 अगस्त 2022 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC को सूचित करने के लिए स्वतः भारत ने अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC प्रस्तुत किया है। भारत ने अपना पहला NDC अक्टूबर 2015 में UNFCCC को प्रस्तुत किया था, जिसमें 8 लक्ष्य शामिल थे। 26 अगस्त 2022 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC को सूचित करने के लिए भारत ने अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC प्रस्तुत किया है। भारत ने अपना पहला NDC अक्टूबर 2015 में UNFCCC को प्रस्तुत किया था, जिसमें 8 लक्ष्य शामिल थे। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों का आवरण का कार्बन स्टॉक लगभग 7207 मिलियन टन है, जहां अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक 1024 मिलियन टन, उसके बाद मध्य प्रदेश में 609 मिलियन टन का स्थान है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक लगभग 7204 मिलियन टन है, जहां अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक 1024 मिलियन टन, उसके बाद मध्य प्रदेश में 609 मिलियन टन के स्थान है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगस्त 2022 तक भारत के 18 राज्यों में 75,796.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 53 टाइगर रिजर्व फैला है, जो जंगली बाघों की वैश्विक आबादी का 75% इनमें रहते हैं। देश के 17 टाइगर रिजर्व CATS अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हैं और 2 को अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार मिल चुका है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगस्त 2022 तक भारत का 18 राज्यों में 75,796.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 53 टाइगर रिजर्व हैं, जो जंगली बाघों की वैश्विक आबादी का 75% इनमें है। देश में 17 टाइगर रिजर्व CATS अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है और 2 को अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार मिल चुका है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 674 है और 12,852 तेंदुए हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 674 है और 12,852 तेंदुए हैं। पूरे विश्व का 60% से अधिक हाथियों की आबादी भारत में है। पूरे विश्व का 60% से अधिक हाथियों की आबादी भारत में है। अध्याय 8 कृषि और खाद्य प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक। प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार भारत में 315.7 मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, जिसमें खरीफ फसल का उत्पादन 104.9 मिलियन टन अनुमानित है। प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार भारत में 315.7 मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, जिसमें खरीफ फसलों का उत्पादन 104.9 मिलियन टन अनुमानित है। पिछले 6 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र 6.4% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से प्रगति कर रही है। पिछले 6 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से प्रगति कर रही है। वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंधित क्षेत्र में सिर्फ 3% की वृद्धि देखी गई। वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंधित क्षेत्र में सिर्फ 3% की वृद्धि देखी गई। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर 2020 5.5%, 2021 3.3% और 2022 3%। फिर से 2020 में 5.5% की वृद्धि दर से 2021 में 3.3% और 2022 में 3% से। आगे देखते हैं 2021-22 के दौरान कृषि निर्यात 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया। 2021-22 के दौरान कृषि निर्यात 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया। 2018-19 में एक केंद्रीय बजट की घोषणा में की गई किसानों को सभी ज़रूरती फसलों की उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तदनुसार कृषि वर्ष 2018-19 के बाद के खरीफ रबी समेत सभी 22 फसलों के लिए MSP दिया जा रहा है। 2018-19 के केंद्रीय बजट की घोषणा में की गई किसानों को सभी
जरूरी फसलों के उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तदनुसार कृषि वर्ष 2018-19 के बाद से खरीफ, रबी समेत सभी 22 फसलों के लिए एमएसपी दिया जा रहा है। 23 दिसंबर 2022 तक 3.89 करोड़ पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1998 में की गई थी। 23 दिसंबर 2022 तक 3.89 करोड़ पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1998 में की गई थी। भारत में 44.3 लाख जैविक किसान हैं जो दुनिया में सबसे अधिक हैं। भारत में 44.3 लाख जैविक किसान हैं जो दुनिया में सबसे अधिक हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसान उत्पादन संगठनों के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसान उत्पादन संगठनों के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। 59.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 2021-22 में जैविक खेती के तहत लाया गया था। 59.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 2021-22 में जैविक खेती के तहत लाया गया था। तीसरे अग्रिम अनुमान 2021-22 के अनुसार 342.3 मिलियन टन बागवानी फसलों की रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। तीसरे अग्रिम अनुमान 2021-22 के अनुसार 342.3 मिलियन टन बागवानी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 के दौरान अपने 75वें सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष पहल के माध्यम से भारत मोटे अनाज को बढ़ावा देने की अग्रणी भूमिका निभा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 के दौरान अपने 75वें सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय पोषण अनाज वर्ष पहल के माध्यम से भारत मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अग्रिम भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2021-22 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत ने 50.9 मिलियन टन से अधिक मोटे अनाज का उत्पादन किया, जो एशिया के 80% और विश्व उत्पादन का 20% है। वर्ष 2021-22 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत ने 50.9 मिलियन टन से अधिक मोटे अनाज का उत्पादन किया, जो एशिया के 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% है। सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए जुलाई 2021 में सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। 2021-22 के दौरान कृषि खाद्यान्न निर्यात का मूल्य भारत की कुल निर्यात का 10.9% था। 2021-22 के दौरान कृषि खाद्यान्न निर्यात का मूल्य भारत के कुल निर्यात का 10.9% था। सरकार ने 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देने की ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके तहत सरकार अगले 1 साल के लिए लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 करोड़ और अंत्योदय अन्य योजना के लाभार्थियों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। सरकार ने 1 जनवरी 2023 को 1 वर्ष के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके तहत सरकार अगले 1 साल के लिए लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो और अंत्योदय अन्य योजना के लाभार्थियों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। कोविड-19 महामारी के चलते गरीबों को हुए आर्थिक व्यवधान के कारण अप्रैल से जून 2020 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चरण 1 की शुरुआत की गई थी। अभी तक इसके आगे भी विभिन्न चरणों पर लागू किया जा चुका है। तो आइए देख लेते हैं इसे भी। चरण 7 अक्टूबर से दिसंबर 2022 को शामिल करने वाला नवीनतम चरण है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 करोड़ अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के चलते गरीबों को हुए आर्थिक व्यवधान के कारण अप्रैल से जून 2022 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चरण 1 की शुरुआत की गई थी। अभी तक इसके आगे भी विभिन्न चरणों को लागू किया जा चुका है। चरण 7 अक्टूबर से दिसंबर 2022 को शामिल करने वाला नवीनतम चरण है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। अगला पीएम किसान के अंतर्गत 11.3 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। पीएम किसान के अंतर्गत 11.3 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना ई नाम के तहत 1.474 करोड़ किसानों और 2.39 लाख व्यापारियों को शामिल किया गया।
राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना ई नाम के तहत 1.74 करोड़ किसानों और 2.39 लाख व्यापारियों को शामिल किया गया। अगला है अध्याय 9, उद्योग स्थायी विकास। सकल घरेलू उत्पादन के हिस्से के रूप में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात वित्तीय वर्ष 2016 के बाद से सबसे अधिक रहा। सकल घरेलू उत्पादन के हिस्से के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात वित्तीय वर्ष 2016 के बाद सबसे अधिक रहा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया। इसमें हैंडसेट का उत्पादन वित्तीय वर्ष 2021 में 29 करोड़ यूनिट भारत में कर दिया। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया, जिसने हैंडसेट के उत्पादन वित्तीय वर्ष 2021 में 29 करोड़ यूनिट भारत में कर दिया। भारत विश्व का सबसे अधिक जेनेरिक दवाई उपलब्ध कराने वाला देश है, जो मात्रा के आधार पर वैश्विक आपूर्ति का 20% की हिस्सेदारी रखता है। भारत विश्व का सबसे अधिक जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने वाला देश है, जो मात्रा के आधार पर वैश्विक आपूर्ति में 20% की हिस्सेदारी रखता है। फार्मास्यूटिकल्स फार्म उद्योग में भारत दुनिया का तीसरा और मूल्य के आधार पर 14वां स्थान रखता है। फार्मा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में 4 गुना वृद्धि हुई है, जो वित्तीय वर्ष 2019 में एफडीआई $180 मिलियन से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022 में $699 मिलियन हो गया। फार्मास्यूटिकल उद्योग में भारत दुनिया में तीसरे और मूल्य के आधार पर 14वें स्थान पर है। फार्मा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में 4 गुना वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2019 में एफडीआई $180 मिलियन से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022 में $699 मिलियन हो गया। भारत विश्व की 60% बजट हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता भी है। भारत विश्व में 60% बजट हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता भी है। भारत का लक्ष्य 2025 तक $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना है। भारत का लक्ष्य 2025 तक $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में वित्तीय वर्ष 2019 में $4.4 बिलियन से वित्तीय वर्ष 2022 में $11.6 बिलियन तक लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में वित्तीय वर्ष 2019 में $4.4 बिलियन से वित्तीय वर्ष 2022 में $11.6 बिलियन तक लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कोयले का उत्पादन बढ़ाकर 911 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कोयले का उत्पादन बढ़कर 911 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17% अधिक है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के समेकन को और बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया 2.0 की शुरुआत की गई थी। यह 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें 15 विनिर्माण क्षेत्र और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसमें मेक इन इंडिया 2.0 27 क्षेत्रों के साथ 24 उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के समेकन को और बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया 2.0 की शुरुआत की गई थी। यह 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें 15 विनिमय क्षेत्र और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। मेक इन इंडिया 2.0 27 क्षेत्रों के साथ 24 उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों का अनुसरण में और आत्मनिर्भरता हासिल करने की दृष्टि से सरकार ने PLI योजना शुरू की है। भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल करने के लिए PLI योजनाएं अगले 5 वर्षों में अनुमानित 4 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय के साथ 24 श्रेणियों में शामिल की गई है। वित्तीय वर्ष 2022 में PLI योजनाओं के अंतर्गत 47,500 करोड़ रुपए का निवेश देखा गया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुसरण में और आत्मनिर्भरता हासिल करने की दृष्टि से सरकार ने PLI योजना शुरू की है। भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल करने के लिए PLI योजनाएं अगले 5 वर्षों में अनुमानित 4 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय के साथ 24 श्रेणियों में शुरू की गई है। वित्तीय वर्ष 2022 में PLI योजनाओं के अंतर्गत 47,500 करोड़ रुपए के निवेश देखा गया है। अध्याय 10 सेवाएं शक्ति का स्रोत। इसमें देखते हैं वित्तीय वर्ष 2022-23 में सेवा क्षेत्र में 9.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की सेवा निर्यात $254.5 बिलियन रहा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सेवा क्षेत्र में 9.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में सेवा निर्यात $254.5 बिलियन रहा। वित्तीय सेवाओं को परिवर्तित करने के लिए 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा की गई। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र के सूचना
की सूची में भारत को 7वें सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में दर्शाया गया है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र के सूची में भारत को 7वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता के रूप में दर्शाया गया है। बीमा कंपनी ने एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। बीमा कंपनी में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। भारतीय बीमा बाजार दुनिया का 10वां सबसे बड़ा है। भारतीय बीमा बाजार दुनिया का 10वां सबसे बड़ा है। अगला है अध्याय 11, वैश्विक क्षेत्र सतर्क और आशावान। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात $332.8 बिलियन रहा। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात $332.8 बिलियन रहा। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात $551.7 बिलियन रहा। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात $551.7 बिलियन रहा। भारत ने अब तक 13 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। इस सूची में सबसे नया भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA है, जिस पर 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए और यह 29 दिसंबर 2022 को प्रभावी हुआ था। इससे पहले भारत UAE व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA है, जिस पर 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे और आधिकारिक तौर पर यह 1 मई 2022 को प्रभावी हुआ था। आसियान सदस्यों और 6 अन्य WTO सदस्यों के बीच क्षेत्रीय व्यापक भागीदारी समझौता RCEP 15 नवंबर 2020 को हस्ताक्षरित और 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हुआ। भारत ने अब तक 13 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। इस सूची में सबसे नया भारतीय ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग है और व्यापार समझौता ECTA है, जिस पर 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए और यह 29 दिसंबर 2022 को प्रभावी हुआ था। इससे पहले भारत UAE व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA है, जिस पर 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे और आधिकारिक तौर पर यह 1 मई 2022 को प्रभावी हुआ था। आसियान सदस्यों और 6 अन्य WTO सदस्यों के बीच क्षेत्रीय व्यापक भागीदारी समझौता RCEP 15 नवंबर 2022 को हस्ताक्षरित और 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हुआ। कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता करने के लिए अगस्त 2022 में कृषि उड़ान योजना शुरू की गई थी। कृषि उड़ान 2.0 को अक्टूबर 2021 के मौजूद प्रावधानों को बढ़ाते हुए प्रारंभ किया गया था। कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता करने के लिए अगस्त 2022 में कृषि उड़ान योजना शुरू की गई थी। कृषि उड़ान 2.0 को अक्टूबर 2021 में मौजूद प्रावधानों को बढ़ाते हुए प्रारंभ किया गया था। अप्रैल से दिसंबर 2022 की अवधि के लिए चालू खाता घाटा CAD GDP का 3.3% दर्ज किया गया। अप्रैल से सितंबर 2022 की अवधि के लिए चालू खाता शेष CAB GDP का 4.4% दर्ज किया गया। अप्रैल से सितंबर 2022 की अवधि के लिए चालू खाता घाटा CAD GDP का 3.3% दर्ज किया गया। अप्रैल से दिसंबर 2022 की अवधि के लिए चालू खाता शेष CAB GDP का 4.4% दर्ज किया गया। दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। नवंबर 2022 तक भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक था। दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। नवंबर 2022 तक भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक था। सितंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें दीर्घकालिक ऋण 778.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और अल्पकालिक ऋण 131.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। सितंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें दीर्घकालिक ऋण 778.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और अल्पकालिक ऋण 131.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अगला अध्याय 12, भौतिक और डिजिटल अवसंरचना। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP के तहत कुल 141.4 लाख करोड़ रुपए की 89,151 परियोजनाएं का क्रियान्वयन विभिन्न चरणों में है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2019-20 से अगले 5 वर्षों वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए की गई थी। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP के तहत कुल 141.4 लाख करोड़ रुपए की 89,151 परियोजनाएं का क्रियान्वयन विभिन्न चरणों में है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2019-20 से अगले 5 वित्तीय वर्षों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए की गई थी। अगस्त 2021 में शुरू हुई राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP 9 लाख करोड़ रुपए की निवेश क्षमता के साथ कार्य कर रही है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत 23 अगस्त
2021 को की गई थी। वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान 0.9 लाख रुपए की मुद्रीकरण लक्ष्य हासिल की गई है। वित्तीय वर्ष 2023 के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपए मुद्रीकरण का लक्ष्य रखा गया है। अगस्त 2021 में शुरू हुई राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP 9 लाख करोड़ रुपए की निवेश क्षमता के साथ कार्य कर रही है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत 23 अगस्त 2021 को की गई थी। वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान 0.9 लाख रुपए का मुद्रीकरण लक्ष्य हासिल किया गया। वित्तीय वर्ष 2023 के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपए मुद्रीकरण का लक्ष्य रखा गया। 30 सितंबर 2022 तक सरकार ने 16 राज्यों में 59 सोलर पार्कों के विकास को मंजूरी दी है, जिसमें कुल लक्ष्य क्षमता 40 गीगावाट है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 17.2 लाख गीगावाट आवर विद्युत का उत्पादन हुआ है। 30 सितंबर 2022 को सरकार ने 16 राज्यों में 59 सोलर पार्कों के विकास को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लागत क्षमता 40 गीगावाट है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 17.2 लाख गीगावाट आवर विद्युत का उत्पादन हुआ। कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल 59.1%, द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा 27.5% और तीसरे सबसे बड़ा हिस्सा हाइड्रो 11.7% का है। कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल 59.1%, द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा 27.5%, तृतीय सबसे बड़ा हिस्सा हाइड्रो 11.7% का है। वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों सड़कों का निर्माण किया गया। वित्तीय वर्ष 2023 में अक्टूबर 2022 तक 4,600 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। वर्ष 2022 के दौरान 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों सड़कों का निर्माण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023 में अक्टूबर 2022 तक 4,060 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग या सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। भारत में जलमार्गों की कुल नौगम्य लंबाई 14,850 किलोमीटर है। भारत में जलमार्गों की कुल नौगम्य लंबाई 14,850 किलोमीटर है। आइए इसे कंप्लीट ही कर लेते हैं आज, फिर 8वां चैप्टर कल से शुरू करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे ज़्यादा लंबाई पश्चिम बंगाल में है। राष्ट्रीय जलमार्गों की सबसे ज़्यादा लंबाई पश्चिम बंगाल में है। हाल ही में 106 नए जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग NW घोषित किया गया, जिससे देश में NW की कुल संख्या 111 हो गई। हाल ही में 106 नए जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग NW घोषित किया गया, जिससे देश में NW की कुल संख्या 111 हो गई। 100 साल पुराने अधिनियम के स्थान पर अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021 लागू किया गया, ताकि अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के साथ साथ पत्तनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। 100 साल पुराने अधिनियम के स्थान पर अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021 लागू किया गया, ताकि अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के साथ पत्तनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। 68,021 वर्ग किलोमीटर से अधिक लंबाई के साथ भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। 68,031 वर्ग किलोमीटर से अधिक लंबाई के साथ भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। 2019-22 के दौरान UPI आधारित लेन देन के लिए मूल्य का संवर्धन में 121% की वृद्धि और मात्रा के संवर्धन में 115% की वृद्धि देखी गई। 2019-20 के दौरान UPI आधारित लेन देन के लिए मूल्य के संवर्धन में 121% की वृद्धि और मात्रा के संवर्धन में 111% की वृद्धि देखी गई। नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 117 करोड़ है, जिसमें से 44.3% उपभोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं। नवंबर 2022 तक कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं में से 97% मोबाइल फ़ोन वायरलेस द्वारा जुड़ गए हैं। नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 117 करोड़ है, जिसमें से 44.3% उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्र से हैं। नवंबर 2022 तक कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं में से 97% मोबाइल फ़ोन वायरलेस द्वारा जुड़े हुए हैं। भारत में कुल टेली घनत्व 84.8% है, जिसमें दिल्ली में सबसे ज़्यादा 270% और बिहार में सबसे कम 55.4% है। भारत में कुल टेली घनत्व 84.8% है, जिसमें दिल्ली में सबसे ज़्यादा 270% और बिहार में सबसे कम 55.4% है। 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ता की संख्या 200% की वृद्धि हुई है। जून 2022 की स्थिति के अनुसार लगभग 84 करोड़ ग्राहकों के पास इंटरनेट कनेक्शन है। 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ता की संख्या में
200% की वृद्धि हुई है। जून 2022 की स्थिति के अनुसार लगभग 84 करोड़ ग्राहकों के पास इंटरनेट कनेक्शन है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार महत्वपूर्ण आंकड़े। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण आंकड़े देख लेते हैं। विभिन्न संकेतक NFHS 5 के अनुसार वर्ष 2019 से 21 के लिए और न्यूनतम पंजीकरण प्रणाली के अनुसार वर्ष 2020 के लिए। कुल प्रजनन दर NFHS 5 के अनुसार 2% और न्यूनतम पंजीकरण के अनुसार 2%। कुल प्रजनन दर 2% और 2%। शिशु मृत्यु दर IMR NFHS 5 के तहत 35.2 और न्यूनतम पंजीकरण के आधार पर 28। शिशु मृत्यु दर NFHS 5 के अनुसार 35.2% और न्यूनतम पंजीकरण के अनुसार 28। मातृ मृत्यु दर NFHS 5 में कोई आंकड़ा नहीं दिया हुआ है और न्यूनतम पंजीकरण के अनुसार 97। यह 2018 से लेकर 2020 के लिए है। मातृ मृत्यु दर न्यूनतम पंजीकरण के अनुसार 97 या 2018 से लेकर 2020 के लिए है। नवजात मृत्यु दर NMR या NFHS 5 के अनुसार 24.9 और न्यूनतम पंजीकरण के अनुसार 20। नवजात मृत्यु दर NMR NFHS 5 के अनुसार 24.9 और न्यूनतम पंजीकरण के अनुसार 20। इसी तरह से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर U5MR NFHS 5 के अनुसार 41.9 और न्यूनतम पंजीकरण के अनुसार 32। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर U5MR NFHS 5 के अनुसार वर्ष 2019-21 के लिए 41.9 और नवीनतम पंजीकरण के अनुसार 32। इसी तरह से आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता पहले नंबर पर भारत 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ, दूसरा मैक्सिको 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ और तीसरे स्थान पर चीन 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। फिर से पहले स्थान पर भारत 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ, दूसरे स्थान पर मैक्सिको 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ और तीसरे स्थान पर चीन 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 अप्रैल में भारत में टॉप 3 निवेश करने वाले FDI पाने वाले देश, भारत में टॉप 3 निवेश करने वाले जो भी FDI देने वाले देश हैं वो, और भारत में टॉप 10 FDI को आकर्षित करने वाले क्षेत्र कौन कौन से देख लेते हैं। तो निवेश करने वाले देश सबसे पहले हैं सिंगापुर, फिर मॉरिशस, फिर USA। निवेश करने वाले देश सबसे पहले सिंगापुर, फिर मॉरिशस, फिर USA। फिर उसी तरह से FDI को आकर्षित करने वाले 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, फिर दूसरा है सेवाएं और फिर तीसरा है व्यापार। पहला क्षेत्र है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और दूसरा क्षेत्र सेवाएं और तीसरा क्षेत्र व्यापार। अगला हमारा चैप्टर है 8वां नंबर चैप्टर, भारत की अध्यक्षता के तहत होने वाले G20 बैठक। तो इसे हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। मैं बस अंत में आपसे यही आग्रह करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता होती है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जिनके एग्जाम में करंट अफेयर एक अहम भूमिका निभाती है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, रिवाइज करते रहिए। जितना ज़्यादा बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ होगा इससे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जाने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।